वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपको बताऊंगी जो कॉमन थीम्स होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में, जो कि इम्यून सिस्टम में सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है। उसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे माक्रोफाजेज जो होते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं, जब वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, देन दैट दोज स्टिमुलेटेड माक्रोफाजेज कैन सीक्रेट साइटोकाइंस। और वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में कि कैसे उन लिम्फोसाइट्स को स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट में काम करना है, कैसे उन्हें फंक्शन करना है। सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन, मैं इसके कॉमन थीम्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, जिन पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट होगा जो मैंने बताया था कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इनिशिएट कैसे होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस शुरू तब होता है जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिसेप्शन जब होता है। सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और इसमें मैंने बताया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो आउटसाइड हो सकते हैं वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट, या तो फिर वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स कैन बी आउटसाइड और कैन बी इनसाइड। दूसरा जो कॉमन पॉइंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में, वो होता है कि जब सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जब रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स सिग्नल्स को रिसेप्ट कर लेते हैं, तब ये जो सिग्नल होता है वो इंड्यूस कर देता है। देन आफ्टर इट इंड्यूसेस द असेंबली ऑफ पाथवे कंपोनेंट। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी इंडक्शन हो जाता है, यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है। एंड देन आफ्टर क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर्स का जनरेशन होता है। ये सेकेंड मैसेंजर्स क्या होते हैं, सेकेंड मैसेंजर्स जो होते हैं वो सेल के अंदर सिग्नल को कैरी करके लाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूं यहाँ पे। इसके एग्जांपल जैसे कैल्शियम आयंस हो गए, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, डाईएकाइल ग्लिसरॉल जिसे हम डैक कहते हैं शॉर्ट में, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जिसे हम IP3 मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेकेंड मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है कि जो भी सिग्नल होता है वो सेल के अंदर वो ला करके उन्हें पहुंचा देते हैं सेल के अंदर। और ये सिग्नल रिसेप्शन जो होता है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंड मैसेंजर्स के जनरेशन के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट जो है स्टेप वो है कि जब सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, चाहे वो आउटसाइड रिसेप्टर हो चाहे वो इनसाइड रिसेप्टर हो, देन सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा। देन आफ्टर जो सिग्नल होता है, सिग्नल इंड्यूस्ड असेंबली ऑफ पाथवे कंपोनेंट्स शुरू हो जाता है। जब सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो अदर पाथवे कंपोनेंट्स का भी असेंबलिंग होना, एक जगह आना शुरू हो जाता है। एंड देन आफ्टर सेकेंड मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है जो कि सिग्नल को सेल के अंदर लाने का काम करते हैं, सो दैट कि जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इन सेल के अंदर। एंड देन आफ्टर वो स्टिमुलेट करते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस को। ये जो सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं ये मेटाबॉलिक चेंजेस को स्टिमुलेट करते हैं, दे स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक चेंजेस। ओके, एंड उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन जो है वो किसका हो रहा है, वो एडिशनल जो पाथवे का कंपोनेंट्स है, जो भी एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के, उनका एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ काइनेजेज एंजाइम एंड फॉस्फेटेजेज एंजाइम। तो जो काइनेजेज एंजाइम होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, और जो डीफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए मेनली फॉस्फेटेजेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो चौथा प्रोसेस हो जाएगा उसमें हो जाएगा कि जो काइनेजेज होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, और जो फॉस्फेटेजेज होते हैं
जो फॉस्फेटेजेज एंजाइम होते हैं वो डीफॉस्फोराइलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। और उसके बाद फिर फाइनली लास्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ पे एंजाइम्स का एक कैस्केड होता है, एक चेन लाइक रिएक्शन जो होता है, एंजाइम्स की सहायता से एक चेन लाइक रिएक्शन जो बनता है, उसमें हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम कैस्केड का फॉर्मेशन हो गया, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। यही एंजाइम्स कैस्केड जो होते हैं वो सिग्नल को एम्प्लीफाई करते हैं। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल इज बीइंग डन, क्योंकि अगर एक एंजाइम, इफ एन एंजाइम इज एक्टिवेटेड, अगर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, अगर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है तो वो फर्दर कैटालाइज करता है। किसे कैटालाइज करता है? many reactions, it can catalyzes many additional reactions। ये बहुत सारे additional reactions को carry out करता है जो कि next pathway के components को prepare करने के लिए आगे आते हैं। Okay, so it can generate many additional मॉलिक्यूल्स ऑफ द नेक्स्ट पाथवे। ये नेक्स्ट पाथवे के एडिशनल मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हमने देखे, जहाँ पे कि सबसे पहला है सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद फिर पाथवे कंपोनेंट्स का असेंबलिंग होगा, उसके बाद सेकेंड मैसेंजर्स का फॉर्मेशन होगा, वो सिग्नल को सेल के अंदर लेकर के आएगा, और उसके बाद फिर एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का प्रोसेस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, एंड देन आफ्टर एंजाइम कैस्केड्स के सहायता से सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन होगा। और इन सब के बाद हम देखेंगे ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म है विद रिस्पेक्ट टू इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, इससे इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो है कि यहाँ पे एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की सहायता से सिंथेसिस होता है एंड प्लस सिक्रीशन होता है। तो ये सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो किन चीज़ों का होगा? ये कुछ ऐसे सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स का होता है जो मेनली डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अदरवाइज स्टार्ट करवाने के लिए, मीन्स इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो रहा है बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स का जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन और इनिशिएशन में। तो ये किस चीज़ के लिए ये हो रहा है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो माक्रोफाजेज होते हैं, जो स्टिमुलेटेड माक्रोफाजेज होते हैं, एक्टिवेटेड माक्रोफाजेज होते हैं, वो साइटोकाइंस को सीक्रेट करते हैं ताकि वो साइटोकाइंस जो है वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्ट कर सके। दे कैन डायरेक्ट द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ lymphocytes to act against the specific pathogen। तो ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म हम डील कर रहे हैं वो उसका मेन टारगेट है कि those type of proteins can be synthesized as well as secreted which can help in the differentiation or initiation process of the adaptive immune system, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने काम को कर सके। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को अब डील करेंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ लाइन बना दूँ। ये जो है वो सेकेंड, ये जो है थर्ड, दिस इज़ फॉर फोर्थ एंड दिस इज़ फॉर फिफ्थ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सरफेस, ये जो है सपोज दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल, और इस सेल में जो है वो ये एक मेम्ब्रेन, आप देख रहे हैं सेल के मेम्ब्रेन पे ये सिग्नल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे मेम्ब्रेन सिग्नल का नाम दे रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक दूसरा सेल, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज द receptor which is present,
एंड ओके, एंड ये जो है ये रिसेप्टर हो गया, ये रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे मैं नाम दूंगी सेल सरफेस रिसेप्टर का, क्योंकि ये सेल सरफेस पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया सेल सरफेस रिसेप्टर। और भी कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। ये जो है वो ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि वाटर सॉल्युबल है। ओके, ये वाटर सॉल्युबल लिगेंड है। ये मेम्ब्रेन सिग्नल यहाँ पे मैंने दिखाया, मेम्ब्रेन लिगेंड है, ये मेम्ब्रेन सिग्नल है। और ये वाटर सॉल्युबल लिगेंड है जो कि आउटसाइड है, सेल के अंदर ये नहीं प्रेजेंट है, ये सेल के बाहर है। ओके, एंड इसका भी मैं रिसेप्टर बना दूँ, इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर। ओके, एंड कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड होते हैं, जो कि जिनका रिसेप्टर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, जिनका रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलर होता है, मीन सेल के अंदर वो प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम ICR कहते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो वैसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वैसे कुछ लिगेंड मॉलिक्यूल होते हैं सेल के बाहर, जिन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड कहते हैं, वो अंदर की ओर आ जाते हैं और अंदर जो सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वो बाइंड करते हैं और आगे का जो रिएक्शन है वो कैरी आउट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रिसेप्टर जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो या तो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं या तो वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स मेनली दो तरह के हो सकते हैं। जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफोबिक इन नेचर कहते हैं। वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स जो होते हैं वो नॉट रिसेप्टर्स, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉट रिसेप्टर्स, हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं जो कि अंदर आ जाते हैं, वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और अंदर आने के बाद वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ओके, एंड जो आउटसाइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली उनका एक दो एग्जाम्पल है, जैसे MHC पेप्टाइड। मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी। MHC पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसका दूसरा एक एग्जांपल है, जो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो भी आउटसाइड मतलब रिसेप्टर्स के ही एग्जांपल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं जैसे। और MHC पेप्टाइड जो होते हैं वो भी आउटसाइड ही वो काम करते हैं और वो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स जो होते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया कि हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स में, हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स में आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं स्टेरॉयड का। तो इसका एग्जांपल जो है वो हो जाएगा स्टेरॉयड। ओके, ये स्टेरॉइड क्या करते हैं, इट कैन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के अंदर आ जाते हैं बाय द डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, जहाँ पे हमने देखा कि जो सिग्नल होते हैं, जो लिगेंड होते हैं, वो रिसेप्टर्स के साथ कैसे बाइंड करते हैं। अब दूसरा पॉइंट पे हम आएंगे और दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि हाउ द सिग्नल इंड्यूस्ड असेंबली ऑफ पाथवे कंपोनेंट्स बिगिन। तो ये तब शुरू होता है जब सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि ये सेकेंड वाला जो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल जो सिग्नल है, लिगेंड है, यहाँ पे हम देखेंगे ये कैसे अब यहाँ पे बाइंडेड कंडीशन में आ चुका है। ये बाइंडेड कंडीशन में आएगा यहाँ। ओके, और सॉरी, यहाँ पे ये बाइंडेड कंडीशन में है। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे
सिग्नल के हेल्प से यहाँ पे एक डॉकिंग साइट का जनरेशन हो जाता है। दिस इज़ द जनरेशन ऑफ, यहाँ पे सिग्नल जब यहाँ पे बाइंड कर गया है रिसेप्टर के साथ, तो यहाँ एक डॉकिंग साइट का जनरेशन हुआ, जनरेशन ऑफ डॉकिंग साइट, इसे हम डॉकिंग साइट कहते हैं। यहाँ पे ये डॉकिंग साइट का जनरेशन हो गया। एंड इस डॉकिंग साइट पे अब क्या होगा कि कोई दूसरा जो एडाप्टर प्रोटीन होता है, ये दूसरा कोई एडाप्टर प्रोटीन, ये मैं बात कर रही हूँ पाथवे कंपोनेंट्स का असेंबलिंग कैसे हो रहा। तो ये एक तरह का एडेप्टर प्रोटीन है जो कि इसके डॉकिंग साइट पे आकर के बाइंड कर गया। एंड फर्दर क्या होता है कि इस एडेप्टर प्रोटीन के साथ साथ दूसरे भी कई तरह के एडिशनल प्रोटीन कंपोनेंट्स भी बाइंड कर सकते हैं। एडिशनल प्रोटीन कंपोनेंट्स भी बाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सिग्नल जब बाइंड करता है तो कैसे ये सिग्नल जो है अदर पाथवे कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। कैसे ये जो असेंबलिंग का काम है, असेंबलिंग का जो प्रोसेस है, एक जगह इकट्ठा होने का, सारे एडेप्टर प्रोटीन्स और एडिशनल प्रोटीन कंपोनेंट्स जो है कैसे आकर के एक जगह इकट्ठा हो गए सो दैट कि अब वो कंबाइंड वे में अपना काम करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं कि जो सेकेंड मैसेंजर्स का जनरेशन हो रहा है वो सारे सिग्नल को सेल के अंदर लाने का काम करेगा। तो ये क्यों हो पाया? दिस इज़ बिकॉज ऑफ सिग्नल रिसेप्शन, क्योंकि सिग्नल को रिसेप्ट किया गया रिसेप्टर की सहायता से और इसीलिए ये सेकेंड मैसेंजर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये सारे सेकेंड मैसेंजर्स जो है वो अपने अपने लेवल पे काम करेंगे और वो मेटाबॉलिक चेंजेस को इनकी वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस जो है वो आएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, एंड ये जो सेकेंड मैसेंजर का काम है इसमें मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए, ये जो यहाँ पे सिग्नल का रिसेप्शन हुआ, ये सिग्नल का जो रिसेप्शन हो रहा है, ये जो सिग्नल का रिसेप्शन हो रहा है, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जो एडेप्टर प्रोटीन्स है वो आकर बाइंड किया और कभी कभी एडिशनल प्रोटीन्स जो हैं, एडिशनल प्रोटीन कंपोनेंट्स, वो भी आकर के यहाँ बाइंडेड होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अब क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक चेंजेस, ये सेकेंड मैसेंजर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ आयंस है और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक साथ क्या करते हैं कि सेल के अंदर डिफ्यूज़ करने का काम करते हैं। और डिफ्यूज़ करने के बाद वो इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगी, यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज सबस्ट्रेट, ओके, ये आपका एक सबस्ट्रेट है और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एडिशनल प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स यहाँ पे बाइंड किए हुए हैं, अब वो काम क्या करेंगे, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट ही जो है वो सेकेंड मैसेंजर है, ये प्रोडक्ट ही सेकेंड मैसेंजर है। और इस तरह से ये सेकेंड मैसेंजर अब आगे का काम क्या करेगा, इट कैन एक्टिवेट, ओके, इट कैन एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट क्या कर रहा है, तो ये पाथवे के जो भी कंपोनेंट्स हैं, अदर कंपोनेंट, वो उनको एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो ये तो हो गई अब कि पाथवे कंपोनेंट्स का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है। तो पाथवे कंपोनेंट्स का जो एक्टिवेशन है वो सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू हो रहा है। और ये सेकेंड मैसेंजर्स ने क्या काम किया है, सेकेंड मैसेंजर्स जो कि डिफरेंट आयंस हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उन्होंने किया क्या है, वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ करके आ गए और वो मेटाबॉलिक चेंजेस को रिजल्ट किया। और मेटाबॉलिक चेंजेस होने की वजह से ये आप देखिए, जैसे सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एंजाइम्स के हेल्प से, एंड देन आफ्टर
ये सेकेंड मैसेंजर्स जो हैं उनका रोल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू, हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अब ये जो काइनेजेज एंजाइम है और जो फॉस्फेटेजेज एंजाइम है वो फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन फॉस्फेटेजेज हैं जो वो एक्टिवेट हो रहे हैं या फिर वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, और जब काइनेजेज एंजाइम अपने एक्शन में आता है तो ये काइनेज एंजाइम जो होता है, काइनेजेज एंजाइम, ये अपने टारगेट रेसिड्यूज, ओके, अपने टारगेट रेसिड्यूज का फॉस्फोराइलेशन करता है, अपने टारगेट रेसिड्यूज का ये फॉस्फोराइलेशन करता है। और टारगेट रेसिड्यूज का फॉस्फोराइलेशन जब हो जाता है देन उसके बाद डीफॉस्फोराइलेशन भी होता है और वो होता है फॉस्फेटेजेज एंजाइम की सहायता से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई भी जो एक सबस्ट्रेट है वो इनएक्टिव है और इनएक्टिव होने के बाद उसे जब एक्टिव फेज में आना होगा देन फॉर दिस प्रोसेस टू बी कैरीड आउट यहाँ पे काइनेजेज एंजाइम अपने रोल में आएगा और यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, और जब ये फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो डीफॉस्फोराइलेशन में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली एटीपी जो है वो टूटेगा और एडीपी प्लस ये बनाएगा। और यहाँ पे जब ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा ये फॉस्फेटेजेज एंजाइम यहाँ आएगा। फॉस्फेटेजेज एंजाइम काम करता है यहाँ पे और फॉस्फेटेजेज क्या करेगा, जब एक्टिव से इनएक्टिव फेज में लाना होगा देन फॉस्फेटेजेज एंजाइम यहाँ काम करेगा और वो डीफॉस्फोराइलेशन कैरी आउट करेगा और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद वो इनएक्टिव फेज में चला जाएगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस जो है वो काम कर रहा है और इस तरह से एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, ये एडिशनल पाथवे कंपोनेंट्स का एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन इज बीइंग कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ काइनेजेस एज वेल एज फॉस्फेटेजेस by carrying out the process of phosphorylation and dephosphorylation। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि एंजाइम कैस्केड की सहायता से सिग्नल एम्प्लीफिकेशन हो रहा है और सिग्नल का जो एम्प्लीफिकेशन हो जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कैस्केड। सो द एंजाइम्स वंस एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड, एक बार मैंने अभी बताया कि एंजाइम्स अगर एक बार एक्टिवेट हो जाता है देन व्हाट दैट एंजाइम इज गोइंग टू परफॉर्म, दैट एंजाइम इज गोइंग टू कैटेलाइज मेनी एडिशनल रिएक्शन कंपोनेंट्स जो कि नेक्स्ट पाथवे का कंपोनेंट होता है, उसके लिए वो एडिशनल रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। सो दिस इज हाउ कि एंजाइम कैस्केड की सहायता से उस सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन कैसे हुआ और ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे मैंने आपको बताया, ये जो कॉमन थीम्स, कॉमन स्टेप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आज, उसका मेन टारगेट क्या है मैं बता चुकी हूँ। उसका जो मेन टारगेट है वो है कि सिंथेसिस होना चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना चाहिए, सिक्रीशन होना चाहिए और वो काम क्या करेगा, वो सर्टेन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, सिक्रीशन करेगा सो दैट दे कैन हेल्प इन द इनिशिएशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेसिफिक फंक्शन को शुरू करवाएगा और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए कैसे काम कर रहा है और इसका जो मेन यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है वो हमने देखा कि अडेप्टिव इम्यूनिटी को इस सिग्नल ट्रांसडक्शन ने डायरेक्ट कैसे किया कि कैसे उन्हें अपने काम को करना है, कैसे लिम्फोसाइट्स को जनरेट करना है, कैसे उन्हें काम करना है एक स्पेसिफिक पैथोजेन के अगेंस्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन इम्यून सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।